तो हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 2015 बिहार बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको एक बात तो जरूर याद रखना चाहिए कि बिहार बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब क्वेश्चंस को ढंग से देखना चाहिए। अगर ढंग से देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो आने वाले परीक्षा में पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब क्वेश्चन से ही रिलेटेड रहता है, या कभी कभी तो हू बहू ही दे देता है। तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम ढंग से देखिए, एकदम इन सब क्वेश्चंस को एकदम आत्मसात कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव, वो विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। एक प्लस क्यू और माइनस क्यू काफी पास में होता है तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। एक विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है, दोनों विपरीत है, जिसके परिमाण एक का मान है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक आवेश का मान है वो +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरे का मान है -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक डाईपोल है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेश प्लस इतना और माइनस इतना से मिलके बना है, और उनके बीच की दूरी यानी बाबू डाईपोल की लंबाई, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है बाबू, उसका आघूर्ण निकालना है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले ढंग से देखते हैं। बाबू एक डाईपोल है, डाईपोल में एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू होता है। ये डाईपोल है, डाईपोल में बाबू ये वाला है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। दोनों डाईपोल के बीच का दूरी भी दिया है ना, ये दोनों डाईपोल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी दे रखा है। यहाँ दोनों डाईपोल के बीच की दूरी इतनी है। कह रहे हैं कि एक विद्युतीय द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेश, बाबू एगो आवेश क्या है, एगो आवेश का मान है +3.2, इस आवेश का मान है बाबू +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस आवेश का मान +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और इस आवेश का मान है -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक विद्युत द्विध्रुव है बाबू, विद्युत द्विध्रुव मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश प्लस इतना और माइनस इतना से मिलकर बना है। फिर क्या कह देते हैं, फिर कह रहा है बाबू इन दोनों आवेशों, इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बाबू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मतलब होता है इस डाईपोल की लंबाई। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी डाईपोल की लंबाई, बाबू इस डाईपोल की लंबाई यहाँ से सेंटर से देखी जाती है, ये एल और ये एल, तो इस डाईपोल की टोटल लंबाई होती है 2L और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी हमको 2L दे रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L कितना दिया है, डाईपोल की लंबाई 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को कहते हैं P, और आघूर्ण P बराबर होता है कोई भी एक आवेश का मान Q, किसी भी एक आवेश का मान Q इंटू डाईपोल की टोटल लंबाई 2L, Q इंटू 2L, सूत्र यही है 2QL, 2QL। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का सूत्र क्या होता है, P का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L यानी 2QL, 2QL यही फॉर्मूला है। अब चलो क्या दिया हुआ है उसको देखो। चलो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है, तो P बराबर Q, Q का मान क्या है, Q यानी एक आवेश, Q यानी बाबू एक आवेश, किसी भी एक आवेश का मान क्या है Q, इस आवेश Q का मान कितना है, इस आवेश का मान दिया हुआ है बाबू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 2L, 2L मतलब डाईपोल की लंबाई, इस 2L की मान कितना है बाबू, 2L यानी डाईपोल की लंबाई 2L, 2L दिया हुआ है 2.4 × 10⁻10। ठीक है, और अगर ध्यान दोगे तो 3.2 में 2.4 से गुणा करो, 3.2 में 2.4 से गुणा करोगे तो एकदम नेट आता है, हमको याद है, आप अपने से गुणा करके देखिए। 3.2 × 2.4 यह आएगा 7.68, 7.68 × 10⁻⁻19 और -10 × 10⁻⁻29 हो जाएगा। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा 7.68 × 10⁻⁻29, और इसका मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, Q है आवेश, आवेश का कूलाम और 2L लंबाई, तो कूलाम मीटर इसका यूनिट हो गया, या सेंटीमीटर मत समझना यार,
तो इसका विद्युत द्विध्रुव का गुण कितना हो जाएगा बाबू 7/9 गुणा 10 में 29। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा 7/9 गुणा 10 में 29 कूलम मीटर। आपका राइट ऑप्शन हो गया बाबू बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 समरूप छोटी बूंदें, 64 समरूप छोटी छोटी बूंदें हैं, 64 समरूप बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता, हर एक छोटे वाले बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, से मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़े बूंद की धारिता। बाबू ये क्वेश्चन ट्रिक पर है, अगर आपको ट्रिक पता है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप बना लीजिएगा, नहीं पता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ट्रिक लड़कों को पता होता है, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं, जान लीजिए। अगर छोटी 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 बूंदें मिल के बड़ी बूंद बनाए, छोटी बूंदें मिल करके अगर बड़ी बूंद बनाए, अगर छोटे वाले की धारिता C1 है तो बड़ा बूंद बनता है, तो बड़े बूंद की धारिता C2 का सूत्र क्या होता है, C2 बराबर n के पावर 1/3 C1। याद रखिएगा। बोलिए 64 छोटी बूंदें समरूप, 64 समरूप छोटी बूंदें हैं, प्रत्येक की धारिता 5-5 माइक्रोफैराड है, उससे मिलकर बड़ा बूंद बने तो बड़े बूंद की धारिता। अब वो बड़े बूंद की धारिता का सूत्र होता है, बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर, C2 का सूत्र होता है बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर n के पावर 1/3 C1। n है कितनी बूंदें बना रही हैं बाबू, n है बूंदों की संख्या, n है 64, और 64 का पावर 1/3 इंटू C1 है छोटे वाले बूंद की धारिता। बाबू C1 कितना दिया है, पहले वाले की धारिता C1 दिया है 5 माइक्रोफैराड। अच्छा 64 को क्या लिखेंगे, 64 को लिख सकते हैं बाबू 4 का क्यू, 64 मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 64 मतलब 4 का क्यू और उसका पावर 1/3 इंटू 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर का पावर होता है तो पावर में गुणा हो जाता है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 मतलब 4, 4 5 20, आंसर हो गया आपको 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो जो बड़ा बूंद बनेगा उसकी धारिता C2 आ गई बाबू 20 माइक्रोफैराड। आपका आंसर कौन है, देखिए देखिए देखिए, आपका आंसर है 20 माइक्रोफैराड, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा KWH, किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक है। तो बाबू वाट या किलोवाट जान लो, वाट या किलोवाट, वाट शक्ति का होता है ना, वाट या किलोवाट शक्ति का होता है, और शक्ति के मात्रक में समय से गुणा करते हो ना समय, तो ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। तो कोई पूछे किलोवाट घंटा तो याद रखना वाट या किलोवाट, वाट या किलोवाट किसका होता है, वाट या किलोवाट बाबू शक्ति का होता है, और शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय होता है ऊर्जा। तो किलोवाट आवर किसका मात्रक है, केवल किलोवाट रहता तो शक्ति का, और शक्ति गुणे समय यानी आवर, तो शक्ति गुणे समय होता है ऊर्जा, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। क्यों, अब आप कहोगे सर बताइए ना क्यों, देख लीजिए आप पढ़े हैं ना, शक्ति यानी पावर, पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, पावर P बराबर एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी का सूत्र क्या होता है, एनर्जी E बराबर हो गया पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, और पावर यानी शक्ति, पावर यानी शक्ति, और शक्ति का मात्रक आप चाहिएगा तो वाट भी लिख सकते हैं और किलोवाट भी लिख सकते हैं, तो शक्ति का मात्रक हम लिखते रहे किलो वाट, और T है टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड मिनट घंटा कुछ भी लिख सकते हैं, टाइम का मात्रक लिख दिए घंटा, तो किलो वाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा E का, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बाबू, ऊर्जा का। सुन लो फिर से, वाट या किलोवाट रहता, वाट या किलोवाट रहता तो शक्ति का, और किलोवाट घंटा है तो ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बाबू ये किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर धाराओं का टोटल बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी किसी बिंदु पर जितनी धारा तार से बह के आती है उतनी ही धारा निकल जाती है, यानी जितना आएगा टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। याद रखिए, अगर बहुत सारे तार किसी बिंदु पर मिल रहे हो उसको कहते हैं जंक्शन, तो किसी जंक्शन पर जितनी धारा बह के आती है उतनी धारा निकल जाती है, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, यानी बाबू I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, और इस I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, और I4 को इधर करेगा तो -I4 माइनस I5 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो किसी भी बिंदु पर धाराओं का टोटल बीजगणितीय योग 0 होता है, क्या होता है 0।
तो वो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0, क्योंकि जितनी धारा आती है उतनी धारा चली जाती है, तो टोटल बीजगणितीय योग निकालें तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0। तो हमेशा क्या होता है बाबू? 0। कुछ लड़के कहेंगे कि सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया। कन्फ्यूजन रह गया तो है ना हम, चलो बोलो। इस तार से बाबू I1 धारा आई, इस तार से I2 धारा आई, इस वाले तार से I3 धारा आई। इस बिंदु पर, इस जंक्शन पर I1, I2, I3 धारा आ रही है और यहाँ से I4 और I5 जा रही है, I4 और I5 जा रही है। अगर आवेश संरक्षण का भी नियम लगाया जाए तो जितना आवेश बह के आएगा उतना आवेश बह के चला जाएगा। तो इस बिंदु पर किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है? किसी बिंदु पर जितनी धारा आती है, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर कितना? 0। यानी आने वाली धारा को प्लस कह दिए हैं, बाहर जाने वाली धारा को माइनस, और सभी का बीजगणितीय योग दिशा के अनुसार देख लिया जाए तो सबका बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है चुंबकशीलता की विमा। बाबू चुंबकशीलता को म्यू कहते हैं, चुंबकशीलता को म्यू कहते हैं। इस चुंबकशीलता म्यू की विमा निकालने, बाबू म्यू की विमा निकालने या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 होती है। चुंबकशीलता म्यू कह दो या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0, इसी का बीमा हमें क्या करना है? निकालना है। वैसे आपको पता होगा वो म्यू 0 का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। वो आपको बस वैल्यू याद रहे इसीलिए हम बता दिए। बाबू हमको चुंबकशीलता की बीमा निकालनी है, म्यू या म्यू 0 की बीमा हमको निकालनी है। म्यू 0 का मान कितना होता है? म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 का माइनस 7 हेनरी पर मीटर। और आपको याद रखना चाहिए म्यू 0 का मात्रक क्या होगा? म्यू 0 का मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। कई बार पूछा है, मान भी पूछा है कि म्यू 0 का मान कितना होता है? 4 पाई गुणे 10 का माइनस 7 हेनरी पर मीटर। यूनिट भी पूछा है, म्यू 0 का यूनिट क्या होता है? हेनरी पर मीटर। लेकिन यूनिट नहीं, चुंबकशीलता की बीमा पूछा है यहाँ पे। चलो चुंबकशीलता म्यू या म्यू 0 की बीमा निकालते हैं। बाबू आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए जानते हैं? बाबू एक अनंत लंबाई का तार है, ये अनंत लंबाई का, ऊपर भी अनंत है नीचे भी अनंत है, ठीक है, ये अनंत लंबाई का तार है, ठीक। बाबू ये अनंत लंबाई का तार है, इससे आई धारा बह रही है। अनंत लंबाई के तार से आई धारा बह रही है, तो तार से जब धारा बहेगी तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आप लोग पढ़े होंगे, किसी तार से करंट बह रहा है तो उससे कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहीं से बाबू म्यू नॉट का बीमा हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ से म्यू नॉट देखो तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बराबर बी इंटू 2 पाई आर बटा आई। म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा बाबू? बी इंटू 2 पाई आर बटा आई। अच्छा, अब बी तो है चुंबकीय क्षेत्र, बी का हमको डायमेंशन या फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन हम बता देते हैं क्या होता है बी का फॉर्मूला। आपको बाबू पता होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर होता है बी के लिए। बाबू मैग्नेटिक फोर्स का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा। यहाँ से बी निकाल दो तो बी का फॉर्मूला निकल गया, बी बराबर हो गया एफ बटा क्यू भी साइन थीटा। एफ बटा क्यू भी साइन थीटा, बी बराबर एफ बटा क्यू भी साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है बाबू? बी का। बी का फॉर्मूला निकल गया, बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि हमको तो बी का डायमेंशन मालूम है नहीं, मालूम नहीं है, इसीलिए म्यू 0 तो म्यू 0 बराबर बी का फॉर्मूला क्या होता है? और बी का फॉर्मूला यहाँ से निकला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा, तो बी बराबर एफ बटा क्यू भी साइन थीटा। बी का सूत्र वहां रखिए, एफ बटा क्यू भी साइन थीटा, एफ बटा क्यू भी साइन थीटा इंटू 2 पाई आर है तो बाबू 2 पाई आर, और आई है तो आई। अब एक काम करते हैं, सबका डायमेंशन ले लेते हैं। क्या करना है हमें बाबू? हमको म्यू 0 का बीमा निकालना है, तो म्यू 0 की बीमा बराबर एफ की बीमा 2 पाई संख्या है, एक के साथ ले ले, आर की बीमा
Q आवेश की बीमा, V वेग की बीमा, साइन थीटा की बीमा, I है धारा की बीमा। साइन थीटा बाबू बीमा नहीं होता है तो साइन थीटा को काट देंगे। जिसका डायमेंशन नहीं होता है ना, जिसका डायमेंशन जैसे साइन थीटा बीमाहीन है तो काट दिए। 2 पाई संख्या है, संख्या की भी बीमा नहीं होती है। साइन थीटा काट दिए, संख्या भी काट दिए, बाबू बचा क्या बोलो ना। म्यू जीरो का बीमा बराबर, म्यू जीरो का बीमा बराबर एफ क्या है, बल, एफ बल है, बल की बीमा होती है, पढ़े हैं MLT माइनस टू, बल का MLT माइनस टू। आर है 2 पाई आर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी लंबाई, लंबाई की बीमा L और बटा क्यू है आवेश, क्यू आवेश है, आवेश की बीमा AT या IT क्योंकि इसमें सब चीज I के रूप में दिया है। क्यू है आवेश, आवेश की बीमा IT इंटू V क्या है, वेग, वेग की बीमा बाबू V वेग, वेग की बीमा आप पढ़े हैं क्लास 11th में LT माइनस 1। V है वेग, साइन थीटा का नहीं होगा, I है धारा, धारा का बीमा एम्पियर I, एम्पियर I। अच्छा बाबू क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, ठीक है, L से L कैंसिल हो गया। अच्छा T के पावर, अच्छा T मतलब T पावर 1, T के पावर 1 से T के पावर माइनस 1 भी कैंसिल, T पावर माइनस 1 T के पावर 1 कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, कुछ अब कैंसिल नहीं होने वाला है। म्यू जीरो का बीमा आपके पास बचने वाला है, तो म्यू जीरो का बीमा MLT माइनस 2, तो MLT माइनस 2 समझ में आ रहा है ना, MLT माइनस 2 और I मिल करके नीचे है I स्क्वायर, ऊपर प्रूफ किया जाएगा यार MLT माइनस 2 I माइनस 2। ये चुंबकशीलता म्यू जीरो की बीमा हो गई। म्यू जीरो होता है निर्वात की चुंबकशीलता, तो बाबू निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो का बीमा निकल गया MLT माइनस 2 I माइनस 2। कहाँ है यार, हाँ ये है ए नंबर, MLT माइनस 2 I माइनस 2, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा। बाबू कभी भी प्रतिबाधा पूछे या पावर फैक्टर पूछे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल याद रखिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल एक त्रिभुज जो बता रहे हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा, बाबू एलआर परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, आर देख रहे हैं, ये आर, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा तो ये आर देख रहे हैं, तो आर के लिए एगो वेक्टर बना दीजिए, आर के लिए एगो वेक्टर बना दीजिए, इसकी वैल्यू दे दीजिए आर। ये एल देख रहे हैं, एल, एल के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ओमेगा एल, एल के लिए एगो वेक्टर लेना होगा ओमेगा एल लेंथ का, ओमेगा एल लेंथ का वेक्टर ले लेना होगा, इसके दिशा से 90 डिग्री आगे। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा निकालने हैं, एल आर, तो आर पहले लिख दिए और एल के लिए ले लिए ओमेगा एल और इसके दिशा से 90 डिग्री आगे, तो ओमेगा एल ले लिए। अब बोलिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है बाबू एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। एल और आर, एल आर परिपथ की ये प्रतिबाधा होती है, तो बताइए तो ये वाला प्रतिबाधा टोटल क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं, जेड, प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इसकी लंबाई कितनी है ओमेगा एल और इसका आर है, तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर होता है बाबू, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये कर्ण हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा है, क्या हुआ यार, हाँ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ये याद रखने का चीज है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होती है। सुन लो, अगर लाइट चलता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश चलता है तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश जब चलता है ऐसे, प्रकाश जब ऐसे चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपन होता है, और प्रकाश के चलने की दिशा ई क्रॉस बी की दिशा में होती है। दिखा रहे हैं कैसे, अब प्रकाश चल रहा है ऐसे, प्रकाश ऐसे चल रहा है और प्रकाश जब चलता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन ऐसे ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन ई वेक्टर ऐसे ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपन बी वेक्टर ऐसे ऐसे होता है। दिखा दे रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन ऐसे ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपन बी वेक्टर का कंपन ऐसे ऐसे होता है,
और प्रकाश का चलना इस दिशा में होता है, और प्रकाश के चलने की दिशा सही पूछो तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी राइट हैंड रूल से निकालो तो ई से बी की ओर दाहिने हाथ के चारों उंगली को मोड़ो ई से बी की ओर, तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो प्रकाश के चलने की दिशा किधर होती है, सही पूछो तो ई क्रॉस बी, यानी आपका सेंस ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा आपको इधर होगी और प्रकाश के चलने की दिशा इधर होगी। तो कोई पूछ दे प्रकाश के चलने की दिशा किधर होती है, ई क्रॉस बी के समानांतर होती है, ठीक है, बी के समानांतर, ई के समानांतर, बी क्रॉस ई नहीं, ई क्रॉस बी। ऑर्डर याद रखना जरूरी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक, बाबू कहता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, देख लो। बाबू कुछ भी नहीं कहे ना तो कहेंगे हम निर्वात से ग्लास के स्लैब में प्रवेश कर रही है। सुन लीजिए, बाबू प्रकाश की कोई किरण है, प्रकाश की कोई किरण है, निर्वात में चल रही है, निर्वात से ग्लास के स्लैब में प्रवेश करेगी, निर्वात में चल रही है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी c0, निर्वात में चल रही तो स्पीड ज्यादा होगी, ग्लास के अंदर प्रवेश करेगी तो ग्लास में इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की ये किरण ग्लास के स्लैब में, कुछ नहीं कहे तो निर्वात से ग्लास के स्लैब में जाएगी, ठीक है, प्रकाश की एक किरण निर्वात से ग्लास के स्लैब में जा रही है, बाबू निर्वात में जाएगी तो स्पीड ज्यादा होगी, ग्लास के स्लैब में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाएगा, ये तरंगदैर्घ्य यहाँ पे ज्यादा है निर्वात में, ग्लास में घुसने पर तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, ये तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। अब कहोगे क्यों, वो भी बता देते हैं, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कह रहा था बाबू कि प्रकाश की कोई किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश कर रही है, यानी निर्वात से ग्लास के स्लैब में प्रवेश कर रही है, तो ग्लास के स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसकी ग्लास के स्लैब में जाने पर उसकी चाल घटेगी, और चाल घटने से क्यों, निर्वात में चाल ज्यादा होती है, ग्लास के स्लैब में घुसेगी तो निर्वात से ग्लास के स्लैब में जाएगी तो चाल घटेगी, और चाल घटती है तो क्या होगा, यहाँ पे चाल घट जाएगी, चाल घट जाएगी तो इसका तरंगदैर्घ्य भी घट जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमको तो पता है जब प्रकाश एक से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, यहाँ भी प्रति सेकंड उतने ही वाइब्रेशंस होंगे, यहाँ भी प्रति सेकंड उतने ही वाइब्रेशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन हमको पता है कि यहाँ से इसमें जाने पर चाल घटेगा, चाल घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी घट जाएगा। क्यों, पढ़े हो, सी बराबर न्यू लैम्डा, प्रकाश की चाल का सूत्र होता है, प्रकाश की चाल सी बराबर न्यू लैम्डा, प्रकाश की चाल सी बराबर होता है वो न्यू लैम्डा, और हमको पता है लाइट इससे इसमें जाए तो फ्रीक्वेंसी न्यू तो बदलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी न्यू बदलेगी नहीं, न्यू नहीं बदलेगी तो सी किसके समानुपाती है, लैम्डा के। जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी न्यू कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं, सी किसके समानुपाती है, लैम्डा के, और हमको पता है निर्वात से कांच में घुसेगा, कांच में घुसेगा तो सी घटेगा, सी घटेगा तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य, बाबू ग्लास के स्लैब में प्रवेश करेगी तो चाल घटेगा, चाल घटने से तरंगदैर्घ्य भी घट जाएगा, तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है घटता है, घटता है बाबू घटता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बाबू आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान, ये तो याद रखना है आपको, याद होगा कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बाबू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। और जानते ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है, हमेशा 0 गलत, 1 और अनंत के बीच गलत, 0 और 1 के बीच आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक, बहुत बार आया है, इसको ढंग से देखिएगा, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और 10वां नंबर कहता है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, पहले तो जानो और बेसिक गेट है बाबू, और नॉर गेट उसी से बन जाएगा। चलो, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है बाबू, और गेट प्लस से दिखाया जाता है, नहीं जानते हो, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है बाबू y बराबर a प्लस बी, प्लस नहीं कहता है, प्लस को और कहते हैं, तो और गेट के लिए पहले बोलो, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, और गेट का व्यंजक है बाबू
y बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a प्लस बी। और कह रहा है कि नॉट और यानी नॉर गेट, नॉर गेट मतलब नॉट लगाना है, नॉट मतलब उस पर बार डाल दो। तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है y बराबर a प्लस बी का बार। तो देखो ना a प्लस बी का बार बराबर y, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक हो गया डी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 नंबर देखो, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाबू शून्य होती है। क्या होती है देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर, ये कोई बाबू आवेशी चालक है, ठीक है। कैसा चालक है ये बाबू आवेशित चालक। अभी तो चालक है, इस पर आवेश नहीं है। अब हमने क्या किया, इस पर आवेश दे दिया बाबू, ये हो गया आवेशी चालक। और आपको पता होगा कोई भी चालक को अगर हम आवेश दे दें तो आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर मतलब सतह के ठीक बाहर, सतह के किसी बिंदु मतलब सतह के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को क्या होती है, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। सतह के स्पर्श रेखीय नहीं होगा, 45 डिग्री 60 डिग्री के कोण पर नहीं होगा बाबू। आवेशी चालक के सतह पर या सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सतह पर हमेशा लंबवत होती है। आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, गलत, सतह के लंबवत होती है। तो बाबू विद्युत तीव्रता की दिशा या इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सतह के क्या होती है, लंबवत। सतह के 45 डिग्री पर सतह के स्पर्श रेखीय, गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस, इस फ्री स्पेस का परावैद्युतांक बाबू, फ्री स्पेस की विद्युतशीलता या फ्री स्पेस का परावैद्युतांक एप्सिलॉन जीरो पढ़े हैं। एप्सिलॉन जीरो कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। याद होगा, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो 8.85 गुणे 10 का माइनस 12 फैराड पर मीटर। इसका मान बाबू एक और होता है, क्योंकि एक बार आया था। एप्सिलॉन जीरो का एक और मान होता है 1/36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 फैराड पर मीटर। दो मान होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10 का माइनस 12 भी होता है, इतना भी होता है। तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है, 8.85 गुणे 10 का माइनस 12। ये तो होता नहीं है, ये तो होता है 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो का मान, ठीक है। और यूनिट भी गलत हो जाएगा। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एप्सिलॉन जीरो कितना होता है, 8.85 गुणे 10 का माइनस 12 फैराड पर मीटर। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए बाबू 13 नंबर, विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है। और विद्युतीय परिपथ की शक्ति यानी पावर, और शायद आप लोग पढ़े हो पावर पी बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, पावर पी बराबर एनर्जी बाई टाइम। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बाबू, विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई का सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर होता है v² बाई आर इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर होता है v² बाई आर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर v² बाई आर इंटू टी। और बटा में नीचे में क्या है, टी और टी कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र हो जाएगा v² बाई आर। तो विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है, P बराबर v² बाई आर। बहुत बढ़िया, पावर P बराबर v² बाई आर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ना जी, ठीक है, समझ ही रहे हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। और हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा, जूल यानी ऊर्जा को मापा जाता है। बाबू क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या नापते हैं, आवेश तो नहीं नापते, क्योंकि आवेश को तो कूलम में नापते हैं। विभवांतर को तो वोल्ट में नापते हैं। धारा को तो एम्पियर मापते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग ऊर्जा को माप लेते हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से चलाएं तो जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करेगा उसको कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन को
किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर, यहाँ और यहाँ के बीच विभवांतर है 1 वोल्ट, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से चलाया जाए तो उसको जितनी एनर्जी प्राप्त होगी वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाबू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 109 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा जाए तो जूल यानी ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या नापेंगे हम, ऊर्जा, एनर्जी। नेक्स्ट देखो बाबू, लेंज का नियम। लेंज का नियम संबद्ध है, संबद्ध मतलब जुड़ा है। बाबू आप लोग पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ना है कि लेंज का नियम, जब हम कॉइल के पास चुंबक को ले आते हैं या ले जाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा को लेंज के नियम से बताया जाता है। और लेंज का नियम किससे संबंधित है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से। तो लेंज का नियम सही पूछो तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसे याद रखिएगा। हमेशा पूछा गया कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बाबू खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, और खगोलीय टेलीस्कोप में एक्चुअली देख ही लो, खगोलीय टेलीस्कोप में 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक बड़े फोकस दूरी यानी ज्यादा फोकस दूरी और ज्यादा द्वारक का, ज्यादा फोकस दूरी और ज्यादा द्वारक का एक लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। और दूसरा कम फोकस दूरी और कम द्वारक का लेंस होता है। खगोलीय टेलीस्कोप में बाबू 2 लेंस होते हैं, कितने हो, खगोलीय टेलीस्कोप में 2 उत्तल लेंस होते हैं। और टेलीस्कोप से किस तरह इमेज बनता है, अनंत वाली वस्तु से किरणें आती हैं, अनंत वाली वस्तु से सीधी किरणें आती हैं और ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर फोकसित होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस उसको अपने फोकस तल पर फोकसित करता है, जिससे अनंत वाले वस्तु का इमेज पहला लेंस यहाँ पे बनाता है, और ये बना हुआ इमेज दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, ये इमेज इसके लिए वस्तु का काम करता है। और ये लेंस, अब ये वस्तु का काम करता है तो ये लेंस इसका फाइनल इमेज चाहता है तो 25 सेंटीमीटर पे भी बना सकता है, चाहे तो बाबू 25 सेंटीमीटर पे भी बना सकता है, चाहे तो अनंत पे भी बना सकता है, कहीं भी चाहे बना सकता है। तो अगर खगोलीय टेलीस्कोप में यहाँ पे फाइनल इमेज बनता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। खगोलीय टेलीस्कोप में बाबू 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। और अनंत वाली वस्तु से समानांतर किरणें आती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको फोकसित करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको अपने फोकस तल पे फोकसित करता है, अनंत वाले वस्तु का इमेज यहाँ पे बनता है, ये बना हुआ इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और अब ये दूसरा लेंस बाबू क्या करता है, इस वाले का फाइनल इमेज यहाँ पे ऐसे बनाता है, ये फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाता है, ए बी का फाइनल इमेज बनता है ए डैश बी डैश। और ये फाइनल इमेज कैसा होता है बाबू, ये फाइनल इमेज वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, और किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी। तो खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू, उल्टा और आभासी, उल्टा एवं काल्पनिक, काल्पनिक मतलब आभासी, तो आभासी और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। खगोलीय टेलीस्कोप में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक होता है, किरणें डॉटेड डॉटेड है तो काल्पनिक और उल्टा। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया सी। बाबू देख लो 17 नंबर, यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस, यदि समान फोकस दूरी के, सेम फोकस दूरी का 2 ठो अभिसारी लेंस मतलब अभिसारी मतलब उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में सटा के रखे गए तो संयोग की फोकस दूरी, बाबू ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, 2 उत्तल लेंस है समान फोकस दूरी के, इसकी फोकस दूरी f, इसकी भी फोकस दूरी f, समान फोकस दूरी f के बाबू 2 उत्तल लेंस है, एफ फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस है, दोनों सटा के रखे हैं तो दोनों की समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी बाबू, 2 लेंस सटा के रखते हैं तो उसकी तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। पढ़े हो ना, कह रहा है समान फोकस दूरी f के 2 उत्तल लेंस यानी 2 अभिसारी लेंस संपर्क में रखे गए हैं, दोनों उत्तल लेंस को बाबू सटा के रखे हैं तो संयोग की फोकस दूरी, दोनों को सटा के रखते हैं तो तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1, पहले का फोकस दूरी f1 भी कितना है f, प्लस 1/f2 दूसरे का भी फोकस दूरी f है,
तो 1/f प्लस 1/f क्या हो जाएगा, 1/f 1/f 2/f, पलट दीजिए तो f/2, तो f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, f इक्विवेलेंट बराबर f/2। तो बाबू दोनों की तुल्य फोकस दूरी, दोनों अगर लेंस लगा दोगे तो ये f फोकस दूरी पर नहीं f/2 पर ही फोकसित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके संयोग की तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी f/2। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी। हाँ जी, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। आपको ये याद रखना होगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। बाबू प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्यों है, क्योंकि प्रकाश के चलने के दिशा के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कंपन होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग इसलिए क्योंकि प्रकाश के चलने के दिशा के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपन होता है। और प्रकाश के अनुप्रस्थ नेचर को सिर्फ और सिर्फ ध्रुवण की घटना से समझा जा सकता है। ध्रुवण ही वो घटना है जो बताता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। बाबू वर्ण विक्षेपण से हमको पता नहीं चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, परावर्तन से व्यतिकरण से नहीं, ध्रुवण ही वो घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ। 18 का सी हो जाएगा। 19 देखिए, पता है बाबू एक पतले फिल्म के रंग का कारण, एक पतले फिल्म, आपको ये नहीं पता है कि जब हम पानी के सतह पर, जब हम लोग पानी के सतह पर, ये नीचे पूरा पानी है, जब भी हम लोग पानी के सतह पर तेल छिड़क देते हैं, पानी के सतह पर बाबू जब तेल छिड़क देते हैं ना, ये देखिए पानी के सतह पर अगर तेल छिड़क देते हैं तो ये तेल कैसा दिखाई देता है, पानी, ये तेल रंगीन दिखता है। एक पतले फिल्म के रंगीन होने का कारण क्या है, रंग का कारण वही। बाबू पानी के सतह पर तुम तेल छिड़क देते हो तो ये तेल का पतला सा परत रंगीन दिखता है प्रकाश के व्यतिकरण से। क्यों, क्योंकि जानते हो जब भी कोई प्रकाश आकर के यहाँ पे पड़ता है, जब प्रकाश तेल के सतह पर आकर के पड़ता है तो कुछ प्रकाश तेल के सतह से परावर्तित होता है, कुछ चला जाता है तेल में घुस जाता है और घुस करके पानी के सतह से परावर्तित होता है, ठीक है। आने वाले प्रकाश का कुछ हिस्सा तेल से परावर्तित होता है, कुछ पानी के अंदर घुस करके पानी के सतह से परावर्तित होता है, तेल में घुस जाता है, पानी के सतह से परावर्तित होता है। तो दोनों परावर्तित तरंगों, इस परावर्तित तरंग और इस परावर्तित तरंगों में बाबू व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण मतलब श्रृंग अगर श्रृंग पर पड़े, श्रृंग पर पड़े या गर्त पर पड़े तो यहाँ पे प्रकाश की चमक बढ़ जाती है और यहाँ पे ये बिंदु ये स्पॉट हमको चमकीला मालूम पड़ता है। कब, जब श्रृंग पर गर्त पर पड़ता है। लेकिन अगर एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर पड़े, ऐसी स्थिति हो श्रृंग गर्त पर पड़े तो यहाँ पे हमको बिल्कुल डार्कनेस मालूम पड़ता है, ठीक है। तो पानी के सतह पर पतली फिल्म जो होती है रंगीन क्यों दिखती है, रंगीन दिखने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। आप देखे भी होंगे बाबू कि पानी के सतह पर हम लोग किरासन तेल का फिल्म जमा देते हैं, डाल देते हैं किरासन तेल, तो वो लगातार हिलता रहता है और वो रंगीन दिखता है, तो वो व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण के कारण का मतलब यही हुआ कि जब लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट बाबू तेल के सतह से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ लाइट तेल के अंदर घुस करके पानी के सतह से रिफ्लेक्ट होता है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज में दोनों परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण के कारण फिल्म रंगीन दिखाई देती है। देखिए यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, बाबू प्रत्यावर्ती धारा है AC है I और विद्युत वाहक बल E, इन दोनों के बीच का कलांतर मतलब दोनों के बीच का एंगल फाई है। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कलांतर हो तो शक्ति गुणांक, बाबू AC चैप्टर में आप पढ़े होंगे शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, हमेशा होता है पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई। पावर फैक्टर कभी भी निकालना है तो पावर फैक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना उसका कॉस निकाल दो। तो EMF और करंट के बीच का कोण अगर फाई हो तो पावर फैक्टर क्या होता है बाबू, पावर फैक्टर AC के लिए होता है कॉस फाई। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा बाबू, कॉस फाई, टेन फाई होगा, कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई नहीं, कॉस फाई। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखो बाबू 21 नंबर, स्वप्रेरकत्व का मात्रक। बाबू स्वप्रेरकत्व का मात्रक आपको जानना चाहिए कि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। बाबू सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। दो चीज है बाबू, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। अच्छा वेबर क्या है? वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ठीक है। ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक। गॉस, गॉस है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। सही पूछो तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत। बाबू आपको याद होना चाहिए डायनेमो किस पर आधारित है? डायनेमो हमेशा ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो में होता क्या है आपको पता होना चाहिए। डायनेमो में हम क्या करते हैं, चुंबक के बीच, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच कॉइल को लेकर नचाते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच कॉइल को लेकर नचाते हैं, जिससे इस कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिवर्तन से बिजली पैदा होती है। और याद रखिएगा डायनेमो जो होता है, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डायनेमो के सिद्धांत पर आधारित है बाबू, तो डायनेमो का कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बी नंबर हो गया। ये देखो एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण और एक एसी का समीकरण। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया हुआ है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? धारा का इक्वेशन कितना दिया है बोलो तो? एसी का इक्वेशन है आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी। बाबू ये एसी का समीकरण है। एसी का समीकरण आई बराबर इतना दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि एसी का स्टैंडर्ड समीकरण, एसी का स्टैंडर्ड समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। पढ़े हो ना? एसी का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों की तुलना कर दो, दोनों की तुलना कर दोगे तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। बाबू आई सेम है, आई सेम है, और आई नॉट यानी धारा का शिखर मान, एसी का शिखर मान आई नॉट कितना हो जाएगा? अगर निकालना रहता तो 0.6 हो जाता। साइन साइन सेम है, और ओमेगा टी अच्छा टी भी क्या है? सेम है, टी सेम है, तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा बाबू? 100 पाई। तो दोनों की तुलना करेंगे, आई सेम है, ये सेम है, ये सेम है, टी सेम है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई कह सकता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। और कोणीयावर्ती ओमेगा का सूत्र पढ़े हो? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। कोणीयावर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई एन बराबर 100 पाई, पाई से पाई 2 से घटाओगे तो 50। तो एसी की आवृत्ति एन 50 और आवृत्ति का मात्रा क्या होगा? हर्ज। तो जो एसी है वो इंडिया का है, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ज आई है? 50 हर्ज। तो तुम्हारा क्वेश्चन ही दिया था कि एक एसी का समीकरण, बाबू एक एसी का समीकरण इतना दिया हुआ था, तो विद्युत धारा की आवृत्ति, अगर तुमको विद्युत धारा की कोणीय आवृत्ति पूछता तो 100 पाई होता, 100 पाई होता कोणीय आवृत्ति, लेकिन विद्युत धारा की आवृत्ति केवल पूछेगा तो केवल 50 हर्ज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट, निकेल है बाबू, आपको याद रखना चाहिए 3 चीज, लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट, FeCONi, FeCONi लोहा निकेल कोबाल्ट, ये जो होता है ना ये बाबू लौह चुंबकीय होता है। तो निकेल क्या है? निकेल प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय क्या है? लौह चुंबकीय। 3 चीज लौह चुंबकीय होता है, लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट। तो बाबू निकेल क्या है? निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखो ब्रूस्टर का नियम, बाबू हम लोग पढ़े थे ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP। आप लोग याद भी किए होंगे। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, उसके लिए ध्रुवण कोण IP के स्पर्श या tan के बराबर होता है। याद है ना? म्यू बराबर tan IP, यही है ध्रुवण का ब्रूस्टर का नियम। तो म्यू बराबर साइन IP cos IP tan IP। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखो, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। बाबू हम बताए भी थे कि ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। देखो अर्धचालक पदार्थ को जब गर्म करते हैं ना,
सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, किसी भी अर्धचालक पदार्थ को गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसके सहसंयोजी बंधन में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, निकल करके फ्री होगा, उसमें चालकता आ जाएगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रुकावट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बता सकते हो अर्धचालक पदार्थों को गर्म करते हैं। बाबू जब भी हम लोग अर्धचालक पदार्थ को गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो अर्धचालक पदार्थ का जो बंधन है, बंधन टूटेगा, बंधन में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो उसमें चालकता बढ़ेगी, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी। और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान समझ लो, बताए भी है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है आई नॉट। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान मतलब आरएमएस करंट। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान मतलब आई नॉट, और वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS का अनुपात क्या है, I0 और IRMS का अनुपात पूछ रहा है। बाबू ये भी पूछना है क्या, शिखर मान I0 तो I0 और आरएमएस करंट पढ़े हैं। आरएमएस करंट IRMS क्या होता है, अब वो आरएमएस करंट का सूत्र होता है आरएमएस करंट IRMS बराबर I0/√2। आरएमएस करंट होता है हमेशा I0/√2। I0 कट गया, √2 ऊपर चला जाएगा, सिर्फ √2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बाबू 28 नंबर कहता है टीवी के प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का यूज किया जाता है। बाबू आप देखते हो टीवी का सिग्नल आता है ना, तो टीवी का सिग्नल जब भेजा जाता है तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर चढ़ा के सिग्नल को भेजा जाता है। तो टीवी का प्रसारण होता है, टीवी जलता है, तो टीवी में जो सिग्नल आता है वो कितने कैरियर फ्रीक्वेंसी पर आता है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर वेव पर सिग्नल को चढ़ा करके क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो याद रखिएगा ये वाला चीज तो हमेशा याद रखना कि टीवी के प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का यूज किया जाता है। 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज नहीं बाबू, कम फ्रीक्वेंसी है। 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज नहीं, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और अब क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है बाबू। तो आशा करते हैं आप ढंग से समझे होंगे। खूब अच्छे से हमने प्रयास किया कि आपको समझाएं। ओके, थैंक यू।